इंतरिम बजट आ चुका है। बजट का इंपैक्ट हम सब पर हुआ है। किस किस पर किस चीज की या किस तरीके से इंपैक्ट हुआ है, इस बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। So what is the impact on poor? What is the impact on women? What is the impact on businessmen? What is the impact on individual taxpayer, assessee? What is the impact on climate? इन सब पे इंडिविजुअल इंपैक्ट जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं कि पुअर पे, एक गरीब इंसान पे जो कि बीपीएल हाउस होल्ड का कहलाया जाता है, उस पर क्या इंपैक्ट है। किसी भी इंसान को जो कि एक बहुत मध्यम वर्ग या बहुत छोटे वर्ग से आता है, मार्जिनल फैमिली से आता है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। सो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द पुअर? वित्त मंत्री कहती है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकाला है, यानी गरीबी से बाहर निकाला है। और यह सिर्फ एक गरीबी का फैक्टर नहीं है या पॉवर्टी का फैक्टर नहीं है, इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाता है। दिस इज टर्म्ड एज एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, because the person is poor on multiple dimensions. You don't have food to eat, you don't have clothes to wear, you don't have house to live, your kids cannot go to school, you don't have health care. तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालने का मतलब है इन 25 करोड़ लोगों की जनसंख्या को, ये सारी चीजें जिसको आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंक्लूड करते हो, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लिविंग स्टैंडर्ड्स हो, हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ये सारी चीजों से बाहर निकाला गया है, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है। इसको अगर स्टेट वाइज लगाया जाए तो आप देख सकते हैं पॉवर्टी इंडेक्स में ये सारे राज्य हैं। सबसे ज्यादा गरीबी इन परसेंटेज टर्म्स बिहार में है। तकरीबन 52% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, जिसमें से कई सारे लोग अब ऊपर आए हैं। सो मेजॉरिटी, मैक्सिमम लेवल ऑफ पॉवर्टी इज इन बिहार, फॉलोड बाय झारखंड, देन यूपी, मध्य प्रदेश, एंड द लीस्ट पॉवर्टी इज इन केरला। 0.7% of the people are poor in Kerala. So many people have been lifted out of poverty. As I said, रोटी, कपड़ा, मकान। मकान की यदि बात करी जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसमें सब्सिडाइज्ड हाउसेस मिलते हैं, so despite the challenges of COVID-19, government is near achieving the target of 3 करोड़ households under PM आवास योजना, यानी 3 करोड़ घरों को प्रोवाइड किया जा चुका है। और इसके साथ साथ भारत सरकार इस पथ पर है कि वो 2 करोड़ घरों को और उपलब्ध कराएगी अगले 5 सालों में। फिर उसी के साथ साथ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो हाथ से होने वाला काम है, कारखानों में जो होता है मैनुअल वर्क, ये बहुत मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है भारत में। इसको एक स्कीम के तहत, विश्वकर्मा योजना के तहत सपोर्ट किया गया है। तो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रिवाइव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें खादी की इंडस्ट्री सबसे ऊपर आती है। पिछले 1 दशक में, 10 साल में भारत सरकार ने जो बेसिक चीजें एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए घर में चाहिए होती है, हाउस होल्ड हाउसेस, कुकिंग गैस, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करी गई है। और उसी के साथ साथ कल वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में यह कहा कि जो लोग चौल में या स्लम में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी स्कीम आएगी जो कि उनको उस स्थिति से अपलिफ्ट करेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे। और उसी के साथ साथ भारत सरकार की स्कीम स्वानिधि, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स, कार्ट, जो स्ट्रीट पे, सड़क पे जो ठेला चलाते हैं, ठेला लगाने वाले लोग होते हैं, उनको मैसिव सपोर्ट दिया गया है। इन टोटालिटी तकरीबन 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट दिया गया है, क्रेडिट सपोर्ट, उसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल सपोर्ट। तो यह इंपैक्ट हुआ है पुअर पे। अब आते हैं कि फार्मर्स, किसानों पे क्या इंपैक्ट हुआ है। किसान हमारे, आपके, हमारे अन्नदाता हैं, तो उनको सपोर्ट करना एक सबसे ऑब्वियस चीज है, ये गिवन है। इस चीज में दो बार सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भारत सरकार ने किसानों को सपोर्ट किया था सन 2019 में, और वो किया था पीएम किसान योजना के तहत, किसान सम्मान निधि, जिसके तहत भारत सरकार ने 12 करोड़ किसानों के लिए 6-6 हजार रुपए, एक तरीके से यूनिवर्सल बेसिक इनकम हुई, ये उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाने का दावा करा था। उसमें से भारत सरकार ने 11 करोड़ 80 लाख किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति साल पहुंचाए। और यही नहीं, जितने किसानों की फसल खराब हो गई किसी वजह से, ऐसी वजहों की वजह से जो उनके कंट्रोल में नहीं है, जो उनके हाथों में नहीं है,
तो आप ये मान के चले उन सबको बीमा योजना जो है वो उपलब्ध है, इंश्योरेंस योजना उपलब्ध है। उसी के साथ साथ किसानों को ऑप्शन है कि वो अपने प्रोड्यूस को ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो इस मार्केट के जरिए 1361 मंडियों को जो है इंटीग्रेट किया गया है ताकि अपना प्रोड्यूस यहां पर बेचा जा सके। अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता ऑयल सीड्स के लिए जो है वो अचीव करी है, यानी कि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, उल्टा हम एक्सपोर्ट करते हैं। और भारत सरकार की एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट किसानों को दिया जाए, चाहे वो वेयर हाउसिंग के थ्रू हो, चाहे वो कृषि उड़ान के थ्रू हो, कृषि रेल के थ्रू हो, उसके जरिए 38 लाख किसानों को सपोर्ट जो है वो पहुंचाया गया है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे अन्नदाताओं के लिए जो कि इतना बेनिफिट उनको दिया जा रहा है। उसके बाद आता है कि इस बजट का इंपैक्ट महिलाओं पे क्या होगा, या अभी तक इसका इंपैक्ट हुआ क्या है, पिछले बजट से जो लेकर अभी तक क्या इंपैक्ट हुआ है। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट वो बहुत मैसिवली इंक्रीज हुआ है, तकरीबन 17 से 18% से लेकर 37% तक पहुंचा है, 35% प्लस चल रहा है। उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत बहुत सारी बच्चियां जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो एजुकेशन में एनरोल हो रही हैं, तो फीमेल एनरोलमेंट रेट भी बढ़ा है। और जो लड़कियां पढ़ के निकलती हैं वो हायर एजुकेशन में एनरोल कर रही हैं अंडर स्टेम कोर्सेस। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, कि आप विज्ञान, मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग की तरफ और मैथमेटिक्स, गणित की तरफ फोकस करें। सारी महिलाएं जो है इसमें एनरोल कर रही हैं और इसमें एनरोलमेंट रेशो बहुत हाई है, इट हैज बीन अप बाय 43%। इसके जरिए जितनी हेल्प हो सकती है आप सभी के लिए, तो लड़कियों का डेटा है लेकिन आप सभी की जितनी हेल्प हो सकती है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो ग्लोबली रिकॉग्निशन हो, क्योंकि आपकी स्किल इतनी बढ़िया डेवलप हो जाती है कि आप ग्लोबली एक्सेप्टेबल रहते हो। आपका ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स जो बेचारे नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, उनके ऊपर एक एज होता है, इन्वेंशंस जो है वो आप कर पाते हो, इंस्टेंस लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आती है। ये सारी चीजें आती हैं यदि आप स्टेम में एजुकेटेड होते हो, इन चारों में से किसी एक फील्ड में। और जैसा मैंने बताया, एजुकेशन रेट में, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ा है, इंक्रीज बाय 28%, ये चीज हुई है। कैंसलेशन ऑफ ट्रिपल तलाक, इससे महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण दुनिया में जाता है, जहां पे महिलाओं की इज्जत महिलाओं को लौटाई गई है और ये एनफोर्समेंट हो रहा है इनकी तरफ से कोर्ट में, अगर इनको बिना किसी रीजन की वजह से इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू तलाक दिया गया है। तलाक देना आप नॉर्मल लॉ से जाइए, कोर्ट जाइए। और उसके साथ साथ जो आप जानते हैं 1/3 आरक्षण जो है महिलाओं को संसद, पार्लियामेंट में दिया जाएगा, इसके बाद इसका भी बिल जो है वो पास हो चुका है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो पीएम आवास योजना में आंकड़े जो है वो देती है, जहां पे 70% घर, यानी 100 में से 70% घर जो है वो महिलाओं को दिए जा रहे हैं। टारगेट टू क्रिएट लखपति दीदीज, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, लखपति दीदीज, कैसे इनको स्किल बेसिस पे डेवलप करने के लिए। ये टारगेट 2 करोड़ महिलाओं के लिए अचीव हो चुका है, अब 3 करोड़ महिलाओं तक जाना है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ट्रेन वुमेन, ट्रेनिंग दी जाएगी, स्कीम टू एनकरेज वुमेन टू स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइजेस, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके। तो उसके जरिए जब ये पैसा कमाएंगी तो ये लखपति बनने का सपना रखती हैं, लखपति बनने की जो है वो प्रेरणा रखती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी इनको भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। और ये सारी चीजें करी जा रही हैं वाया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी मोस्टली महिलाएं चलाती हैं। 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी यहां पे हेल्प दी गई है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इनेबलिंग देम टू इंप्लीमेंट द लाइवलीहुड प्लान, एक्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। ये सारी चीजें जो है लखपति दीदी कर सकती है। और आवास योजना में जैसा मैंने बताया 70% जो घर है वो महिलाओं के नाम पे गए हैं। उसके बाद आता है इंपैक्ट ऑन यूथ। यूथ पर क्या इंपैक्ट है, इतने सारे कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स जो है वो खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, जिसमें इवेंचुअली यूथ पढ़ता है और आगे चल के एम्प्लॉय होने का सपना देखता है और एम्प्लॉय होने के काबिल बनता है। सो न्यू आईआईटीज, एम्स एंड यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड। ये इनके आंकड़े हैं, जहां पे यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑलमोस्ट 60% से बढ़ी हैं, 723 से 1113।
एम्स 7 से 22 हो गए हैं, IIT 16 से 23 हो गए हैं। 43 करोड़ लोन सैंक्शन फॉर यूथ टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरल टेम्पर। इतने यूथ को लोन जो है वो सैंक्शन किया जा चुका है, या इतने यूथ को जो है लोन सैंक्शन किया जा रहा है। 43 करोड़ रुपीस का लोन जो है वो सैंक्शन किया जा रहा है यूथ को, जिससे कि उन मतलब एक टेम्परामेंट है, आपको टिंकरिंग, आपको छेड़खानी करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, शायद उससे कुछ निकल आए। और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ये सब तो फॉर्मल एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट पे मैसिव फोकस है, जिसमें भारत सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को जो है स्किल में डेवलप किया है। अब आते हैं टैक्स पेयर की तरफ कि आप और हम टैक्स पेयर्स हैं, क्या हमारे लिए कोई रिलीफ है? अब मैं आपको यह बता दूं तो टैक्स पेयर के लिए टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द टैक्स स्लैब। लेकिन भारत सरकार ने टैक्स में कुछ असेसीज को, जो कि जिनकी पुरानी टैक्स की डिमांड आई हुई थी, सन 2009-10 में टैक्स की डिमांड आई हुई थी 25,000 रुपए की, उन सब का टैक्स माफ किया है। 2010-11 से लेकर 2014-15 तक जितने लोगों की टैक्स डिमांड 10,000 रुपए तक आई हुई थी और उन्होंने नहीं पे करी, उसको माफ कर दिया है। यह बहुत बड़ा कदम है, इससे तकरीबन 1 करोड़ असेसीज को, टैक्स पेयर को फायदा पहुंचेगा कि उनको अब वो पुरानी टैक्स लायबिलिटी नहीं चुकानी पड़ेगी। सो गवर्नमेंट विड्रॉल आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स अप टू 25,000 फाइनेंशियल ईयर 2010 और विड्रॉल आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स अप टू 10,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2011 से 2015। तो ये चीज है। इन्फ्लेशन इन मॉडरेट एंड पर कैपिटा इनकम मोर देन डबल इन लास्ट 10 इयर्स। प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ चुकी है। ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर कैपिटा इनकम हैज डबल्ड। जाहिर सी बात है, जीडीपी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम तो डेफिनेटली बढ़ेगी। फिर आता है वैज्ञानिकों पे क्या इंपैक्ट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार ने R&D की तरफ इतना मोटा बजट एलोकेट करा है। AI डीप टेक्नोलॉजीज की तरफ जो है पूरी दुनिया का फोकस है, तो भारत पीछे कैसे रह सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट को ये फ्रीडम दी जा रही है कि आप AI में काम करें, डीप टेक में काम करें एंड कंट्रीब्यूट इन डिफेंस, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हो, टू रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड टू एनकरेज मेक इन इंडिया कैंपेन। तो इसकी वजह से क्या होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इकोसिस्टम भारत में प्रॉपर्ली सेटअप होगा 2047 तक। और अमृत काल का यही ऑब्जेक्टिव है कि 2047 तक भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बने। फिर आती है बात बिजनेसमैन पे। बिजनेसमैन के लिए PLI स्कीम की तरफ जो है एलोकेशन किया गया है तकरीबन 63 करोड़, 6200-6300 करोड़ का। यह एलोकेशन ऐसा है कि यदि आप भारत में मैन्युफैक्चर करें, क्या सेमीकंडक्टर, स्टील, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यदि आप ये सारे काम करते हैं और प्रकार अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, तो आपको जो है स्पेसिफिकली छूट दी जाएगी, टैक्सेस में एग्जम्पशंस दी जाएंगी, जिसके जरिए आप PLI स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इट विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द बिजनेसमैन। जाहिर सी बात है, लोग भारत में आके बिजनेस करना चाहेंगे। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, 13 सेक्टर्स को PLI स्कीम में अप्रूव किया गया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप ये देखें, सो इनके सारे हैं, स्टील, वाइट गुड्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कवर्ड है। तो इसके जरिए उनके इंपोर्ट बिल में थोड़ी छूट मिलेगी, उनके टैक्सेस में थोड़ी छूट मिलेगी, ये सारी चीजें जो है वो होंगी। तो आप चाहते हो अगर बिजनेसमैन GDP में कंट्रीब्यूट करें, बिजनेसमैन को छूट देनी पड़ेगी ताकि वो ठीक से यहां पर ऑपरेट कर पाए। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन GDP बाय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट, मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है GDP में, तो उसको और बढ़ावा देना चाहिए। तो इससे होगा क्या, मेक इन इंडिया कैंपेन, मैन्युफैक्चरिंग जो है बूस्ट होगी डोमेस्टिकली, इट विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो PLI स्कीम विटनेस्ड 1 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब 6300 करोड़ खर्च करके अगर आपको 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिले तो क्या बुरा है, बिल्कुल करना चाहिए। फिर इस बार फोकस है, जो मोदी जी का विजन था कि भारत 2070 तक, 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस पे पहुंचेगा, तो क्लाइमेट की तरफ काफी एलोकेशंस करे गए हैं, जहां पर एक नॉर्मल फैमिली के लिए 300 यूनिट बिजली जो है वो सोलर द्वारा प्राप्त करके, जो सोलर पैनल्स में कैप्चर होगी, वो भारत सरकार मुफ्त में प्रोवाइड करेगी 300 यूनिट्स पर मंथ,
जिससे बचत होगी तकरीबन 15 से 18 हजार रुपए एक परिवार की, एक घर की, और ऐसे भारत सरकार 1 करोड़ घरों को सपोर्ट करेगी। कितनी बड़ी बात है। सो इट फोकसेस ऑन ग्लोबल क्लाइमेट इश्यूज, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग रूफटॉप सोलर प्लांट टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। ये हम जैसे घरों के लिए होगा। अभी तक आपने सोलर पैनल्स लोग इंडस्ट्रीज की छत पे देखे होंगे, यहां देखे होंगे, रूफ टॉप्स पे बहुत कम लगे हैं। वही लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये उनके लिए है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे है। सो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम बजट डबल टू 600 करोड़, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को भारत में एंट्री दी गई है। तो सोलर पावर की तरफ एलोकेशन बढ़ा। FM says government vision is to achieve net zero emission by 2070, और ईवी एंट्री को अडॉप्ट करने की बात करी गई है। अब इन सारी चीजों का स्टॉक मार्केट पर कुछ इंपैक्ट हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ। नॉट मच इंपैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट, बट इट माइट हैपन। सो फॉल ऑफ 106 पॉइंट्स इन सेंसेक्स एंड 28 पॉइंट्स इन निफ्टी, ये तो रिकवर कर गया मार्केट। 20% शेयर फॉल ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये चीज हुई, ये अलग रीजन की वजह से हुई है। तो इन्वेस्टर का एंथुसियाज्म जो है इस चीज को देखते हुए ऐसा है कि बहुत ज्यादा चीजें एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अनाउंस नहीं हुई। तो भारत सरकार ने किन किन लोगों पे फोकस करा है, ये मैंने आपको पूरा बताया है। आपके अनुसार भारत सरकार ने क्या चीज मिस करी है, आपको क्या लगता है होना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है मेहनत करने के लिए। प्लीज गिव अ थम्स अप, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।